हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज से मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके मैथ की परीक्षा में पूरे 5 दिन का अवकाश है। 6 तारीख को आपका हिंदी का पेपर और 12 को मैथ का है। तो 6 का दिन अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास पूरे 6 दिन बचते हैं और उन 6 दिनों में मुझे पूरा यकीन है जो लेक्चर मैं बनाने जा रही हूँ उनको देखकर और उन पर बेस्ड सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जिन स्टूडेंट्स को डर है कि हम पास नहीं हो सकते वो तो बहुत आराम से पास हो जाएंगे और अदर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और अगर लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। तो बेटा सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आज मैं कवर करूंगी चैप्टर नंबर 1 और 2 और इसकी मार्किंग स्कीम और डिलीटेड सिलेबस का लेक्चर मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही अपलोड किया। आप वो मेरे चैनल पर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर 1 में से आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के और चैप्टर 2 में से बेटा चैप्टर 2 में से ये ध्यान रखना भाई, ये तो चैप्टर 1 है और ये आपका चैप्टर 2 है, इसमें से केवल 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के। तो 4 + 2 टोटल ये दोनों चैप्टर मिलकर आपको 6 मार्क्स देते हैं, वो भी सिर्फ MCQ के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमें इन चैप्टर्स के बेसिक समझने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले चलते बेटा चैप्टर नंबर 1 पर। चैप्टर नंबर 1 आपका है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, तो हमने उसको हाथ नहीं लगाना है। अब हम सीधे आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, जो कि बहुत आसान है। 8वीं और 9वीं कक्षा से हम लोग ये टॉपिक करते आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा जिसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, या प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपने HCF या LCM निकालना है, या PYQ की फॉर्म में कोई नंबर दे रखा है और ये बताना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, उसमें भी आपको अभाज्य गुणनखंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडन। तो मैं इसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ जल्दी से। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंडन करें, तो आपने 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऑप्शंस अलबत्ता आपको दे रखे होंगे, नहीं दे रखे होंगे, 1 वर्ड में है, फिलअप में है, तो आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको लिख देंगे। तो 96 है, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं ये सब नंबर आपको याद होने चाहिए। ये सम संख्या है तो 2 पे जाएगी, 96 को 2 से भाग करो। जिन बच्चों को नहीं आती है वो अलग से भाग करेंगे। 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1 और 2 8 16 और ये आ गया 48। उस 48 को यहाँ लिख दो, पीछे 8 है, सम संख्या है, फिर 2 से भाग करो। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर सम संख्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। जब तक हमारा अंतिम आंसर 1 ना आ जाए हम भाग करते रहेंगे। और ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको जब हम आपस में गुणा करते हैं तो 96 आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3, ये हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंडन। तो एक प्रश्न इस तरह का आपका आ सकता है। ठीक है, समझ आया आपको। अब इसी अभाज्य गुणनखंडन से मैं आपको एक बार जल्दी से LCM और HCF निकालना बता देती हूँ। मेरी एक एक बात को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। अगर 2 संख्याओं का HCF आता है तो अगर आप भाग विधि से करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका 1 नंबर में कोई भी मेथड चेक नहीं करेगा। जैसे ये क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF ज्ञात करो। पहले मैं आपको छोटे बच्चों की तरह जो भाग विधि से करते थे वो करके दिखा रही हूँ। इनका निकालना है HCF। आपने क्या करना है भाई, 404 को बीच में रखना है, 96 यहाँ लेना है। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 छिक 24, 2 और 4 निम 36 और 2 38 आ गया। 0
10 में से 8 गया 2। अब आपने क्या करना है, इस 96 को यहाँ ले आना है। इस 2 को कुछ भी नहीं है, ये भूल जाना। यहाँ पर मैंने वो हासिल पाई लिखा था। 20 चौके 80, 6 1 आ गया। अब इस 20 को यहाँ ले आओ, 16 एकम 16, 4 आ गया। अब 16 को यहाँ ले आओ, 4 चौक 16, अंतिम शेषफल 0 आ गया। तो ये जो है ये आपका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक आ जाता है। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जिन बच्चों को अभाज्य गुणनखंडन से ना आए वो इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं। और अभाज्य गुणनखंडन से ज्ञात करना है तो अब आपको 404 का भी अभाज्य गुणनखंडन करना होगा, जो मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ। 404 पीछे 4 है तो 2 पे जाएगा। 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0 1 और 101 किसी पे नहीं जाती, खुद अभाज्य संख्या है। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 101 और 2 की घात 2 गुणा 101, ये हो गया 404 का। और बेटा जी ये हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, अब दोनों बातें मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ। HCF में आपने क्या करना है, देखो घात में भी बता देती हूँ और मैं बिना घात के भी बता देती हूँ। बिना घात के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन छांटना है। मिलान कर लो, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, मिल गया। फिर 2 यहाँ है 2 यहाँ है, मिल गया। अब 101 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। इसका इससे जोड़ा बन गया, इसका इससे जोड़ा बन गया, बाकी आगे कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम इन 2 को यहाँ पर राइट कर देंगे, 2 गुणा 2 और HCF आ जाएगा 4। इसका एक और तरीका है, कॉमन फैक्टर की न्यूनतम घात। इसको फैक्टराइज कर लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया। दोनों का जो साझा गुणनखंड है 2 है और 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 की घात 2। तो HCF कितना हो जाएगा, 2 की घात 2। तो इनको अलग अलग भी मैंने आपको बता दिया कैसे HCF निकालना है। और अगर आप घात में बदल के हल करते हो तो भी मैंने आपको बता दिया है कि साझा गुणनखंड की अधिकतम घात। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ LCM पर। LCM में क्या करना है, सारे गुणनखंड की अधिकतम घात, सारे गुणनखंड एक भी नहीं छोड़ना। तो 2 बार है, 2 5 बार है, तो LCM में 2 कितनी बार आएगा, 5 बार। 101 है ही 1 बार और बेटा जी 3 भी 1 बार है, तो 2 की घात 5 होएगा 32। ठीक है, 32 गुणा 101 गुणा 3, 32 दिए 96 गुणा 101 और ये आपका 96 LCM आ जाएगा। 4 आपका HCF आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडन की सहायता से। और एक नियम और है जो इस एक्सरसाइज में एक एक नंबर में आपका इस्तेमाल होगा कि HCF गुणा LCM बराबर है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो HCF है 4, LCM है 96 और 2 संख्याएं हैं 96 गुणा 404। जब आप इनकी गुणा करोगे और इनकी गुणा करोगे तो आपका उत्तर बराबर आएगा। तो इस नियम का प्रयोग करते हुए भी कई बार क्या करते हैं, HCF दे देते हैं और 2 संख्याओं का गुणनफल दे देते हैं। LCM निकालना है तो LCM क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। और HCF क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। तो ये मेन आपके क्वेश्चन हैं जो कि एक्सरसाइज 1.2 के हैं। 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको जल्दी से बताने जा रही हूँ। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है तो मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड में जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब के सॉल्यूशन ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आपने क्या करना है, इस लेक्चर को देखना है, साथ में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ से आपने एक जैसे 4-4, 5-5, 7-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कम से कम भी 30 से 35 क्वेश्चन एक चैप्टर के मैंने अपलोड किए हुए हैं।
30 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो उनमें से 4 क्वेश्चन वो भी प्रीवियस ईयर के जरूर मिल जाएंगे। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप उन लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हो। देखो बेटा, एक्सरसाइज 1.3 आपकी जो है वो थोड़ी लेंथी है, तो वो एक नंबर में आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसमें क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करो कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो नहीं आएगा। उसमें से जो एक टॉपिक जो आपने समझना है वो ये समझना है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका अगर हम वर्गमूल कर दें तो वो सारी की सारी अपरिमेय होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय। इस पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ये इस तरीके से कि निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय है, ध्यान देना। वर्गमूल 2 स्पष्ट तौर पर अपरिमेय है। वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, ये स्पष्ट रूप से परिमेय है। लेकिन फिर भी कई बच्चों को डाउट हो सकता है 6 का वर्गमूल, 6 का मतलब हो गया 3 गुणा 2 का वर्गमूल, और 3 गुणा 2 ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो गुणनफल भी अपरिमेय। और वर्गमूल 8 की बात करूं मैं तो 4 दूनी 8, 4 का भी वर्गमूल, 2 का भी वर्गमूल, 2 वर्गमूल 2, ये अपरिमेय है। अपरिमेय को परिमेय से गुणा करोगे तो अपरिमेय। तो इस टॉपिक को 1 नंबर के लिए यूज किया जा सकता है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं 1.2 और 1.3 पर बेस्ड। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने करा रखे। एक तो ये टाइप बड़ा आता है, 2020 में भी आया है, 0.104 को P बटा Q के रूप में लिखो, तो जो संख्या ऊपर है उसको लिखो, बटे में 1 लगाओ, दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी 0 लगा दो। आंसर में अगर मिनिमम फॉर्म है इसको काट दो। आंसर में नीचे वाले के गुणनखंड कर रखे हैं तो ये 10 की घात 3, ये भी ठीक है। 2 5 10, 2 दूनी 4, 500, 2 दूनी 4, 2 5 10, 26 और 13 बटे 125, ये उत्तर भी ठीक है। ये मिनिमम फॉर्म है, ये घात में बदल दिया गया है। आंसर अगर नहीं दे रखा तो यही छोड़ देना, आंसर दे रखा है तो आपने टैली करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एच ये आ जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए, सही ऑप्शन चूज करो। HCF LCM से बड़ा है या छोटा है या बराबर है या कुछ नहीं। HCF LCM से हमेशा छोटा होता है। महत्तम समापवर्तक नाम है महत्तम यानी बड़ा, लेकिन बड़ा होता नहीं है। LCM लघुत्तम, लघुत्तम का नाम है लघु, छोटा, वो बड़ा होता है। तो LCM बड़ा होता है, HCF हमेशा छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। 135 व 225 का HCF 45 है। ध्यान देना, 135 का और 225 का HCF 45 है। LCM ज्ञात करो, डायरेक्ट करना है। दो संख्याओं का गुणनफल, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, बटे HCF 45, 45 पंजे 225, 135 को 5 से गुणा करके उत्तर लिख दो, आपका LCM आ जाएगा। कोई अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। 4050 के अभाज्य गुणनखंड तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे करके आप यहाँ फिलअप में भर सकते हो। 8 9 25 का LCM निकालने का भी एक और शॉर्ट तरीका होता है। अगर 2 से ज़्यादा संख्याएं आपको याद हो, आपके टीचर ने प्रीवियस क्लासेज में कराया होगा, सभी संख्याओं को एक बार लिख लो। 2 पे देखो जा रही है कि नहीं जा रही है। ये जा रहा है 2 चौके 8, ये नहीं जा रहा तो 9 लिख दो, ये नहीं जा रहा तो 25 लिख दो। फिर 2 दूनी 4, ये नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। फिर 2 एकम 2, 9 और 25, 2 पे जाना बंद हो गया, अब ये 3 पे जा रहा है, ये नहीं जा रहा, 1 लिख दो। 3 तिया 9, ये भी नहीं जा रहा, 25 लिख दो। फिर 3 पे, ये भी नहीं जा रहा, 3 एकम 3, 25। अब 25 कितने पे जाएगा? 5 पे। 1 1 5 5 25, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं भाई। 5 एकम 5, 5 एकम 5, जब नीचे तीनों 1 आ जाए, इनकी गुणा कर दो, इनकी गुणा कर दो, लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, गुणा करने की भी ट्रिक होती है। गुणा करने की भी ट्रिक होती है। देखो 5 इनकी सबकी करनी है। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 10 ढाई 100। भाई इन दोनों की और इन दोनों की गुणा तो 100 आ गई। 3 तिया 9 दूनी 18 को 100 से करोगे कितना आ गया? 1800। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन करें, पेयर वाइज कैलकुलेशन करें जो प्रीवियस क्लास में आता है, और आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और अब हम जल्दी से इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, जिसमें आपको P बाय, ध्यान से सुनते जाना, मैं इसीलिए आपके आगे रब करते करते बोल रही हूँ कि P बाय Q की फॉर्म में आपको संख्या दे दी गई होगी। P बाय Q का मतलब है वो कैसी संख्या है?
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, अदरवाइज अशांत और अनावर्ती होता है। तो अब आपको किस टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है कि आपको संख्या दे दी जाएगी और आपने ये बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। उदाहरण के लिए मैं ले लेती हूँ भाई, मान लीजिए मैंने ले लिया 3/4। अब आपको पूछा जा रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत और अनावर्ती है। ये तो बहुत आसान है, फिर भी हम क्या करेंगे, नीचे वाले के गुणनखंड करेंगे। 4 के गुणनखंड अभाज्य, फिर वही अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 × 2, 3, 2 × 2। अब तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, देखना है। क्या देखना है, अगर अंश इसमें हर में डिनोमिनेटर में बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर डिनोमिनेटर में क्यू के गुणनखंड में 2 आए, 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर के दशमलव प्रसार में बेशक 2 आ जाओ, बेशक 5 आ जाओ, लेकिन उनके साथ 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कुछ और अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो वो दशमलव प्रसार अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अब इन क्वेश्चन को किसी भी रूप में घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप आराम से कर पाओगे। मान लो आपको दे दिया गया है 7/9, ये ले लिया 7/9 का दशमलव प्रसार, 7/9 का दशमलव प्रसार कैसा है। 9 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 × 3, 2 आया नहीं आया, 5 आया नहीं आया। इसका मतलब जब हम 7 को 9 से भाग करेंगे तो जो दशमलव आएगा ना तो वो कभी ख़त्म होगा और ना ही उस अशांत और अनावर्ती नहीं, भी गलत बता गई मैं, ये अशांत और आवर्ती, अशांत और आवर्ती, एक ही अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक बार बार रिपीट होंगे तो वो उस टाइप का दशमलव हमारा बन जाता है। और देख लेते हैं 36/25, ठीक है। तो 25 के गुणनखंड करो तो कितने बन जाएंगे, 5 × 5, ठीक है। और ले लो 7/20 ले लो, तो 20 के गुणनखंड करो, 2 × 2 × 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, कोई बात नहीं, हमारा जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत। तो अकेला 2 आ जाए तो भी शांत है, अकेला 5 आ जाए तो भी शांत है, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी शांत है। लेकिन इनके अलावा अगर कुछ और बीच में आ जाए, जैसे 7/6 ले लिया, तो 6 का जो गुणनखंड बनेगा वो 2 × 3 बनेगा। 2 तो आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में 3 भी तो आ गया। अब जब ये भागफल के बीच में आ गया तो ये इस भागफल को ख़त्म नहीं होने देगा, ये अशांत रहेगा, आवर्ती रहेगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सैम्पल पेपर आपने ज़रूर करना है, वो मैंने पूरा सॉल्यूशन उसका अपने चैनल पर डाला हुआ है। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड आ रहे हैं, अगर आपने अपना एसएस का पेपर देखा हो, इंग्लिश का देखा हो, आज आप देके आए हैं, तो उस पर 2021 डला हुआ है, अप्रैल 2021, मीन्स दीज पेपर्स वर प्रिंटेड इन लास्ट ईयर। तो वही पेपर आपको मिलने वाले हैं, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो सैम्पल पेपर से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। और ये मैंने ओपन स्कूल के जो अगस्त सितंबर में पेपर हुए थे उनके कुछ क्वेश्चन लिए, इन्हें और मैं फटाफट डिस्कस करती हूँ। चैप्टर 1 के हैं ये सारे क्वेश्चन। पहला है 12, 15 और 21 का एलसीएम। आपकी मर्जी है 12, 15 और 21 का एलसीएम आप इस तरह से करना चाहें आप इस तरह से कर सकते हैं। 2 पे जाएगा, 2 छिक्के 12, 15, 21, फिर 2 पे जाएगा, 2 तिये 6, 15, 21। अब 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 साते 21। 5 पे जाएगा, 1 1 7 और फिर 7 पे जाएगा। इनकी गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 दूनी 6 और 7 छिक 42 और 420 आ जाएगा। अन्यथा जिन बच्चों ने अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 दूनी 4, तिये 12, 15 का हो जाएगा 3 पंजे 15, 21 का हो जाएगा 3 साते 21। और एलसीएम में सारे गुणनखंड लेने होते हैं मैक्सिमम टाइम। 2 2 बार आ रहा है तो 2 को 2 बार ले लिया, 3 सब में 1 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है और 7 1 बार, वही चीज़ आ गई, 420 आ जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करें तो तीनों में कुछ भी नहीं मिलता है। जब कुछ संख्याओं में कोई भी संख्या आपस में समान गुणनखंड नहीं रखती है तो उसका जो एच नहीं मिल रहा है,
है, इसमें 3 मिल रहा है, फिर भी मैं वो बात पूरी कर दूँ अब अपनी। जब कुछ संख्याओं में कुछ भी मैच नहीं करता तो वहाँ HCF 1 आ जाता है। यहाँ तो भैया 3 मिल रहा है, 3 के पहाड़े में सारे आ तो रहे हैं, 3 चौके 12, 15 और 21। तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको बता दी। ये बहुत आसान है, 375/1000। लेकिन इसने कहा है इसको P/Q के रूप में लिखो। P और Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब आपका उत्तर 375/1000 नहीं होगा, काट के लिखना है। मैक्सिमम 25 चौका 100, 0, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 5 तिये 15, 5 आठे 40, 3/8। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है। 770 के अभाज्य गुणनखंड करो। सबका ध्यान यहाँ बोर्ड पर ही हो भाई, ध्यान रखना है। 770 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, 2 आठे 16 और 2 पंजे 10। 3 पे जा रहा है कि नहीं अभी देखना पड़ेगा। 8 और 3 11 और 5 16 नहीं जा रहा। 5 पे 5 7 35, 5 7 35, 11 11 एकम के 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। यस बिल्कुल, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। ये पूछता है 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। उसके लिए आपने पहले इसको काट लेना है। 5 7 35, 5 ढाई 7/10। 10 के गुणनखंड करोगे 2 और 5 में आएंगे, शांत दशमलव प्रसार है। इन दोनों का HC, ये देखो भाषा बता रही हूँ बस मैं, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ भाषा के लिए उठाया है। HCF ब्रैकेट में 306,657 बराबर है 9 है। LCM ज्ञात करो। अभी अभी तो मैंने LCM को आपको बताया है, दोबारा क्यों ले लिया? दोबारा इसलिए लिया कि ये क्वेश्चन स्पष्ट भाषा में नहीं है, ब्रैकेट लगा दी। इन दो संख्याओं का HCF ये है तो LCM क्या होगा? तो 306 दो संख्याओं का गुणनफल बटे 9, काट देना और गुणा कर लेना। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ तक मैं रब कर दूँ जरा, मुझे स्पेस चाहिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी 1.2 का ही क्वेश्चन है, मैंने स्किप कर दिया था लेकिन ये मैंने देखा कि आया हुआ है। तो ये 2 ही क्वेश्चन है, 4 की पावर n या 6 की पावर n करें तो वो किस प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होता है। ध्यान से समझना। 4 की घात n, 1 ले लो, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 लोगे तो 16 आएगा, 3 लोगे तो 64 आएगा, 4 लोगे 256 आएगा, 4 की घात 5 करोगे तो 1024 आएगा। यानी कि 4 की कोई भी घात लेते हैं तो पीछे या तो 4 आ रहा है 6 आ रहा है, 4 आ रहा है 6 आ रहा है, 4 आ रहा है 6 आ रहा है, कभी भी 0 नहीं आ रहा। जबकि ये कह रहा है कि n की जगह क्या लगा दें कि इसको खोलने के बाद इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, कभी नहीं आएगा। आप प्राकृत बोला है ना तो 0 तो रख नहीं सकते, लेकिन फिर भी 4 की घात 0 करोगे तो वो भी 1 आएगा। तो ऐसा कोई हल संभव नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये असंभव है। और ऐसा ही 6 की घात n के लिए भी है। केवल 10 एक ऐसी संख्या है जिसकी घात कोई भी लगाएं और वो 0 पर समाप्त हो जाए। 10 की घात 1 10, 10 की घात 2 100, 3 करो 1000। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ती हूँ मैं। तो ये प्रश्न नया था तो इसको भी आपने 1 नंबर के लिए अपना कंसीडर करना है, याद करके चलना है। सॉल्यूशन पे तो इतना कुछ है नहीं। इसका फिर से पूछा गया है शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत होगा। तो भैया 625 के गुणनखंड कर लो बेटा, 5 की घात होता है तो कितना आ जाएगा? शांत आ जाएगा। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। कौन सी संख्या अपरिमेय है? 4 दे रखी है, यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म हो गया दशमलव। जब दशमलव समाप्त हो जाए तो वो संख्या कैसी होती है? परिमेय, शांत है। ये शांत नहीं है, इसके ऊपर बारंबारता है, लेकिन यही अंक बार बार आ रहा है तो ये अशांत और आवर्ती है, ये भी परिमेय है। 23.3408 खत्म हो गई, ये भी परिमेय है। 0.10 110 1110 इसमें आवर्ती नहीं है। 1 के बाद 1 नहीं है, 10 के बाद 10 नहीं है, और 101 के बाद अगर 101 एक बार है तो अगली बार नहीं है, आवर्ती नहीं है। तो ये वो संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो बेटा जी चैप्टर नंबर 1 में मेन यही 3-4 चीज़ें हैं जो कि बेहद आसान है। आपको अभाज्य गुणनखंड बता दिया मैंने, उसकी मदद से HCF LCM निकालना बता दिया, HCF LCM का सूत्र मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन जो हमने 6 की पावर n स्किप कर दिया था वो भी यहाँ आ चुका है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो ये सभी
और तरह तरह के क्वेश्चन, और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि 1 मार्क के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, वहाँ से आपने करना है। और 1.4 में 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों एक ये आ गया यहाँ पर, और बाकी थे कि p/q कब शांत दशमलव होगा, कब अशांत, सब कुछ आ गया है। 1.3 में सिर्फ ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है या अपरिमेय। फिर भी कोई डाउट है तो क्लास 10th के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ आप मुझसे केवल मैथ से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। अब मैं आपको चैप्टर 2 करवाने जा रही हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा चैप्टर नंबर 2 बहुपद। केवल 2 नंबर के लिए आएगा ये चैप्टर हमारा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से हमारे निकल आते हैं। तो जल्दी से पहले मैं आपको पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, 2.1 2.2 दोनों की, और फिर मैं आपको इनके जो पॉसिबल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताती हूँ। बहुपद पॉलिनोमियल, बहुत सारे हो पद जिसके, जल्दी से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 7। बहुपद बहुत पद हैं। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। एक पदो एक पदी, 2 पदो द्विपदी, 3 पदो त्रिपदी, 4 पदो चतुर्पदी, बहुपद एंड सो ऑन। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है घात। 9वीं कक्षा में हमने की हुई है। किसी भी बहुपद में x की जो सबसे बड़ी घात है वो पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। तो कई बार एक नंबर में, अब आपको क्योंकि एक ही नंबर का आना है तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस बहुपद की घात बताओ, तो इस बहुपद की घात कितनी है? 4 है। समझ आया आपको? अब तीसरी चीज, बहुपद को लिखा कैसे जाता है? बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल का पहला अक्षर p होता है, और ये क्योंकि x में है तो इसे px लिखा जाएगा। अगर मैं y में कोई पॉलिनोमियल ले रही हूँ, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1, तो py लिखा जाएगा। किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा बहुपद हमने यूज़ करने हैं तो उसको हम क्यू से भी डिनोट कर देते, क्यू वाई बराबर है y प्लस 3, ठीक है ना। पी वाई, क्यू वाई, आर वाई, जी वाई, हम कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पॉलिनोमियल के लिए। तो ये तो लिखने का तरीका, ये सारी बातें हमने 9वीं कक्षा में भी पढ़ी हुई हैं। तो ये तो था बहुपद क्या है, बहुपद की घात कितनी होती है, बहुपद के पद कितने होते हैं। अब यहाँ पर जो आपका मेन टॉपिक आ जाता है वो है बहुपद के शून्यक, और ये शून्यक भी हम 9वीं कक्षा में सीख चुके हैं। तो जल्दी से मैं शून्यक बता देती हूँ आपको। मान लीजिए ये बहुपद है px बराबर है x घटा 1। ध्यान देना मेरी बात पर, रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है। जल्दी से ये भी बता दूं, छूट गया। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक कहलाता है, जिसकी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है, क्वाड्रेटिक बोल देते हैं इंग्लिश में। और जिसकी घात 3 हो, अभी लिखा था मैंने, वो त्रिघाती बहुपद आपका कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये क्योंकि रैखिक बहुपद है, एक मान x की जगह पर क्या रख दें कि ये पूरा 0 बन जाए। x की जगह क्या रख दूं कि ये 0 बन जाए? अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो ये 0 बन गया। तो जो ये मैंने 1 रखा है ना, ये इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, क्योंकि इसने इस बहुपद को शून्य में बदल दिया। ध्यान से सुनना, अगर मैं px बराबर x जमा 1 लेती हूँ और मैं यहाँ x की जगह 1 रखती हूँ तो ये इस बहुपद को शून्य में नहीं बदल रहा। तो ये मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। हर बहुपद के अलग अलग शून्यक होते हैं। इसका शून्यक क्या होगा? 9वीं में किया हुआ याद करना, हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा, तुक्के से नहीं होगा। हम क्या करते थे, हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लेते थे। तो x की वैल्यू -1, यानी कि अगर मैं यहाँ -1 रखूँगी तो मेरा ये बहुपद, ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आएगा। क्लियर है? तो रैखिक बहुपद है तो एक ही शून्यक आएगा, लेकिन अगर द्विघात बहुपद है तो उसके लिए x के 2 ऐसे मान आएंगे जो उसको 0 में बदलेंगे। अगर त्रिघाती बहुपद है तो x के ऐसे 3 मान आएंगे जो उसे 0 में बदलेंगे। तो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन ये निकल आता है कि n घात, ये बीच बीच में जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उन्हें नोट कर लेना, n घात के बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होंगे? अधिकतम कितने
शून्यक होते हैं। तो n घात के बहुपद के n ही शून्यक होंगे। अब n की जगह 10 लिख दिया तो 10 आ जाएगा, n की जगह 5 लिख दिया तो 5 आ जाएगा। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी बहुपद के कितने शून्यक अधिकतम हो सकते हैं। तो जितनी उसकी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो आपकी है वो शून्यक पर आधारित है, बिल्कुल मूजबानी एक्सरसाइज है। शून्यक का ज्यामितीय निरूपण, शून्यक का ज्यामितीय निरूपण। रैखिक समीकरण हमने ले लिया y बराबर x जमा 5। जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो वो कुछ ऐसे जाएगा और ये बहुपद x अक्ष को यहाँ -5 पर 0 पर काटेगा। तो यहाँ एक बार काट रहा है तो एक ही शून्यक है। ठीक है, एक और ग्राफ मैं ले लेती हूँ, y बराबर x की 2 जमा 4। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये तो x को एक बार भी नहीं काट रहा, यानी कि x की जगह रखने वाला ऐसा कोई भी मान नहीं है जो इसको 0 में बदल दे। आप यहाँ कुछ भी रख लो, कुछ भी, वो इस स्क्वायर की वजह से जमा का बन जाएगा और जमा का बन जाएगा तो कभी भी इसको 0 नहीं बनने देगा। एक और देखो जल्दी से, y बराबर है x की 2 घटा 4 लिया मैंने। अब मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, ये देखो। तो ये दो जगह x अक्ष को काट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, ये 2 पाएगा, ये -2। तो इस बहुपद में 2 रखोगे, 2 की घात 2, 4 घटा 4 0, -2 की घात 2, 4 घटा 4 0 आएगा। यानी 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनको इस बहुपद में रखने पर हमारा उत्तर 0 आ रहा है। तो इस बहुपद का ये ग्राफ है और हमें ग्राफ देख के ये बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। जो बहुपद का ग्राफ, जिस भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को, केवल x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। इसका ग्राफ x अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रहा है तो इसका एक शून्यक है। इसका ग्राफ x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा तो इसके 0 शून्यक है, यानी शून्यक है ही नहीं। और इसका ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो इसके 2 शून्यक है। अभी आप कह दोगे कि अभी तो मैंने कहा था 2 शून्यक होंगे, मैंने कहा था अधिकतम होंगे, न्यूनतम नहीं कहा था। न्यूनतम 0 भी हो सकते हैं। मैंने कहा था कि n घात वाले बहुपद के अधिकतम, तो 2 घात वाला बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्यक होंगे, न्यूनतम एक भी ना हो, न्यूनतम एक भी नंबर ऐसा ना मिले जो उसको 0 बना दे। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। उसका अभ्यास आप अपनी बुक से भी कर सकते हो और मैंने भी चैनल पर ये चैप्टर कराया हुआ है। आपने जस्ट, आपको एक ग्राफ मिलने वाला है पेपर में और वो ग्राफ आपने ये देखना है कि x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। x अक्ष को 1 2 3 4 जगह काट रहा है तो आपके बहुपद के 4 शून्यक हैं। 2 जगह काट रहा है 2 हैं, 1 जगह नहीं काट रहा तो एक भी शून्यक नहीं है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज जिसमें शून्यक, घात, पद, ठीक है, हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो उनसे रिलेटेड था, ये मैंने बता दिया है। और अब हम एक्सरसाइज 2.2 पर प्रोसीड करते हैं और ये है बेटा हमारा चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक। बहुत ध्यान से आपने समझना है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके निकल कर आती हैं। 1 नंबर का ग्राफ का तो वहाँ कंफर्म हो जाता है, लेकिन इसमें घुमा फिरा कर कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बेस समझना बहुत ज़रूरी है। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक। सबसे पहले मैं आपको एक द्विघात बहुपद लिख देती हूँ। जनरल ax की 2 जमा bx जमा c एक द्विघात बहुपद है और इसमें x की 2 का गुणांक, ठीक है, कोई भी द्विघात बहुपद दे दिया जाए और आपसे ABC पूछ लिया जाए तो x की 2 का गुणांक a होगा, x का गुणांक हमेशा b होगा और जो जिसमें कोई x नहीं है, कांस्टेंट टर्म, उसे स्थिरांक बोलेंगे। उदाहरण के लिए आपको दे दिया गया x की 2 घटा 5x जमा 6, a का मान बताना है। x की 2 के साथ कुछ नहीं है, 1 है, x के साथ -5 है और c के साथ कितना है, 6 है। तो ये हैं किसी भी द्विघात बहुपद के गुणांक। एक और ले लेते हैं, 2x की 2 जमा 6, ABC छांटना है। x की 2 का गुणांक a है, 2 हो जाएगा, x
है ही नहीं है तो 0, स्थिरांक 6 हो जाएगा। एक और लेती हूँ मैं जल्दी से, x की 2 जमा 5x, 3x की 2 जमा 5x, x की 2 का गुणांक 3 है तो a का मान 3 हो जाएगा, x का गुणांक 5 है तो b का मान 5 हो जाएगा, स्थिरांक नहीं है तो 0 हो जाएगा। द्विघात बहुपद में a जरूर मिलेगा, a कभी भी 0 नहीं होगा। इसके अलावा हो सकता है ना x की रकम हो ना स्थिरांक हो, तो ये है द्विघात बहुपद के गुणांक। ठीक है, अब है द्विघात बहुपद के शून्यक। दूसरी चीज़ है शून्यक। ठीक है, शून्यक हमने किए हुए हैं प्रीवियस क्लास में 9th में भी, यहाँ भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। मान लीजिए px कोई आपका द्विघात बहुपद है, x की 2 जमा 7x जमा 10, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, फिर इसकी मिडल टर्म को तोड़ देंगे। 7 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 10 एकम 10। ठीक है, इसके लिए आपने फिर अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेना है। 10 एकम 10 लिखा, इसके अभाज्य गुणनखंड वर्बली मुझे याद है, 2 पंजे 10, 2 को 5 से गुणा करो 10 आएगा, 2 को 5 में जोड़ो 7 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 7x की जगह मैं लिखूंगी 5x जमा 2x। भाई 7x ना लिख कर मैंने 5x जमा 2x लिखा, जमा 10 बराबर है 0। इन दोनों में से x कॉमन तो ये बन गया x जमा 5, और इन दोनों में से 2 कॉमन तो ये बन गया x जमा 5 बराबर है 0। यहाँ भी x जमा 5 है, यहाँ भी, क्योंकि शून्यक का एक क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, छोटा सा कोई भी। तो x जमा 5 कॉमन लिया तो ये बन गया x जमा 2 बराबर है 0, या तो x जमा 5 0 है या x जमा 2। जब 1 नंबर में पूछा जाएगा तो इतना लंबा नहीं करना है, रफ में जल्दी से करके सिर्फ शून्यक बताने हैं। तो x की वैल्यू -5 और -2 आ जाएगी। ये दोनों मान इस बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, और इसके गुणांक भी अब मैं साथ साथ लिख रही हूँ। x की 2 के आगे कुछ नहीं है तो a 1 है, x का गुणांक 7 है तो b 7 है, स्थिरांक 10 है तो ये 10 है। आपको मेरी बात समझ आई यहाँ तक? मुझे पूरा यकीन है ज़रूर आई होगी। और आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं इन्हीं पर आ रही हूँ। a 1 है, b 7 है, c 10 है। और ये जो 2 शून्यक आए हैं इन्हें हम गणित की भाषा में अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। px के शून्यक, ध्यान देना भाई, px के जो शून्यक हैं, एक अल्फा है, मान किसी को भी अल्फा मान लो, नाम की कोई फिक्स नहीं है, -5, दूसरा बीटा है माइनस अल्फा, ऐसे बन जाता है बीटा b बना के डंडा लंबा कर देते। इतना कोई टिपिकल सी भाषा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो ये मैंने आपको एक द्विघात बहुपद दिया, उसके शून्यक निकाले, उसके गुणांक निकाले। क्लियर है यहाँ तक? अब आपका जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है शून्यक और गुणांक में संबंध। वो संबंध समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो संबंध क्या है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। ये -5 और -2 -7, -7/1 कर लेना अपने आप, ये इतना वेरिफिकेशन नहीं आएगा, मैं जस्ट रिलेशन बता रही हूँ। और गुणनफल अल्फा बीटा हो जाएगा c/a, आप वेरीफाई कर सकते हो। इन दोनों का गुणनफल -5 -2, 5 दूनी 10 आ गया, c 10 है, a 1 है, करोगे 10 आएगा। तो ये जो चीज़ है ये आपने ध्यान रखनी है। अब इस पर 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन, ये देखें कि आपको कोई द्विघात बहुपद दे दिया, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। 2x की 2 जमा 5x घटा 10 के शून्यक, बहुत ध्यान से सुनना, अल्फा व बीटा हैं, तो अल्फा बीटा ज्ञात करो। अब क्या करें, शून्य ज्ञात करें पहले? नहीं, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मुँह ज़बानी क्वेश्चन है, मुँह ज़बानी। कैसे? ये a है, ठीक है, 2, ये b है 5,
ये पूरा c है -10। अल्फ़ा बीटा का मतलब है शून्यकों की गुणा, और हमने देखा है कि शून्यकों की गुणा किसके बराबर है, c बटा a के। c पता है, a पता है, c -10 है, a 2 है, कितना आ जाएगा -5। सवाल ख़त्म। आपसे पूछ लिया जाए अल्फ़ा जमा बीटा निकालो, तो अल्फ़ा जमा बीटा क्या है, -b बटा a। b कितना है 5, -5, a कितना है 2, -5 बटा 2। सवाल ख़त्म। हमें ये लग रहा था कि भैया अब आपको कई बार इस भाषा में ना दिया जाए क्वेश्चन, आपको इस भाषा में ना दिया जाए और आपको ये मैं हटा रही हूँ भी यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा, आपको दे दिया जाए कि बहुपद x की 2 जमा 5x जमा 6 के शून्यकों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन पकड़ना भाई, के शून्यकों का योग ज्ञात करो। अब कई बच्चे क्या करेंगे, पहले शून्यक निकालेंगे फिर उनका जोड़ करेंगे। अब शून्यक तो बहुत सारे बच्चों को निकालना नहीं आता, मत आने दो, आप इतनी सी बात तो याद रख लो। अगर शून्यकों का योग पूछे तो ये बटा ये करके माइनस लगा दो, शून्यकों का गुणनफल पूछे तो ये बटा ये करके कुछ नहीं लगाना, ठीक है भाई। शून्यकों का योग पूछे तो x के आगे जो भी नंबर हो वो ऊपर, x की 2 वाला नीचे और आगे माइनस लगा दो। और शून्यकों के गुणनफल की बात करूं तो पीछे वाला नंबर और x की 2 का गुणांक लगा दो। सवाल ख़त्म। 1 नंबर के लिए बेहद आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इस रिज़ल्ट को आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ बता दिया, एक नहीं 2 बता दिए मैंने, क्योंकि दोनों एक में नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, 16 नंबर के पेपर में 16 ऑब्जेक्टिव आते थे, उस पेपर में भी वो क्वेश्चन आ जाता था। अब उल्टा है, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक आपको बहुपद दिया गया था, शून्यक निकालने थे या उनका योग निकालना था या गुणनफल निकालना था। अब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल ऑलरेडी गिवन है और आपने द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझना है, जिसके शून्यकों का योग 1/4 व शून्यकों का गुणनफल -1 है। ये आपकी बुक से ही लिया है क्वेश्चन मैंने। तो मैं आपको बता दूं कि शून्यकों का योग है सम, इंग्लिश में कहते हैं एस, गुणनफल को प्रोडक्ट यानी पी कहते हैं। अब आपको ये एस दे रखा है और पी दे रखा है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपने याद रखना है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। शून्यकों का योग, इसे हम कहेंगे एस, और ये हमारी वैल्यू है p की, ठीक है। s 1/4 है, p -1 है, तो जो हमारा बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, x की 2 -sx जमा p, x की 2 -s की जगह लिख दो 1/4, x जमा p की जगह -1 ब्रैकेट लगा दो, x की 2 घटा 1/4x जमा घटा 1। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, या आप क्या करो, नीचे 4 है ना, इसको गायब करके ऊपर कर दो, सबके साथ गुणा कर दो। यहाँ 4 ले आओ, 4x की 2, यहाँ 4 से गुणा करोगे कट जाएगा तो 1 बचेगा x, और यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है। कई बार केवल शून्यक भी दे देते हैं, कई बार आपको शून्यक दे दिया जाता है। बहुत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको क्लियर कट शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो आपने उनको s और p मानना है और इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। लेकिन अगर आपको कह दिया गया कि एक बहुपद के शून्यक 2 व 3 हैं, प्रश्न में फ़र्क है, बहुपद के शून्यक 2 और 3 है, बहुपद ज्ञात करो। तो बहुपद ज्ञात करने के अब यहाँ 2 तरीके हैं। पहला तरीका है 2 शून्यक हैं तो x घटा 2, 3 शून्यक है x घटा 3, दोनों को गुणा कर दो, x की 2 घटा 5x जमा 6।
दूसरा तरीका है, शून्यक दे रखे हैं, योग निकाल लो, s कितना हो जाएगा 2 + 3 यानी 5, गुणनफल निकाल लो, 2 × 3 यानी 6, s आ गया, p आ गया, इस फॉर्मूले में रख दो, x की 2 घटा sx जमा p यानी x की 2 घटा 5x जमा 6। तो आप किसी भी तरीके से ये ज्ञात कर सकते हो। तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में 2-3 बातें बताई हैं। 2.1 में द्विघात बहुपद क्या होते हैं, उनके शून्यक का ग्राफ पे निरूपण। ग्राफ जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतने शून्यक होंगे। दूसरी एक्सरसाइज में द्विघात बहुपद ही पढ़ा गया है, जिसके मैंने गुणांक बताए हैं ABC, शून्यक ज्ञात करने बताए हैं, गुणांकों और शून्यकों में संबंध बताया है, बहुपद दे दिया, शून्यक दे दिए, अल्फा बीटा या अल्फा जमा बीटा निकालना बताया है। अब उल्टा है, शून्यक दे दिए तो बहुपद बनाना है, शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया तो बहुपद बनाना है। तो अब मैं इन पर जल्दी से 5-7 ऐसे अलग से क्वेश्चन ले लेती हूँ जो कि पहले आए हुए हैं या जिनके आने की कुछ पॉसिबिलिटी है। बाकी फिर मैं रिपीट कर दूँ कि चैप्टर 1 और 2 के प्रीवियस ईयर बोर्ड के सारे MCQ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आने नहीं हैं, मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो उनकी प्रैक्टिस आप वहाँ से आराम से कर सकते हो। लेक्चर के एंड में बेटा ये कुछ 4 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर से हैं, थोड़े डिफरेंट है, ये हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। ये है तो 9th लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा बहुपद है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बहुपद की पहचान क्या रहेगी, मैंने आपको बताया था, बहुपद के उदाहरण भी दिए थे, 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा भी था कि बहुपद कुछ इस तरह का आपका होगा, a0 या x की पावर n से लेके चले, an x की पावर n, a1 x की पावर n - 1, a2 x की पावर n - 2 और लास्ट में आपका मान लो आ जाता है a1 x + a0। तो सभी x की जितनी भी पावर होंगी वो सारी नेचुरल नंबर होंगी आपकी, ठीक है। कोई पूर्णांक नहीं होगा, कोई 1/, की फॉर्म में नहीं होगा, कोई परिमेय संख्या नहीं होगी, और दूसरा ये x की टर्म्स डिनोमिनेटर में भी नहीं होंगी। तो 1/x + 1 ये बहुपद नहीं है। यहाँ x के ऊपर अंडर रूट आ गया है, यानी कि x की पावर 1/2 हो गई है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये x की 2 + 2x + 7 बटा में आ गया है, तो ये भी बहुपद नहीं है। x की घात 3 + 1 है शायद, ये हमारा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है। अगला ऐसा ही एक और भाग मैंने फिर लिया है, ये तो सेम हो गया, तो ये नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ x की घात 1/2 थी, यहाँ 1/3 है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। इस तरह की ये टर्म नीचे आ जाए तो बिल्कुल बहुपद नहीं है, घात बटा में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए तो बहुपद नहीं है। x जमा वर्गमूल 2 ये बहुपद है, क्योंकि स्थिरांक जो है ना वो कोई भी वास्तविक संख्या हमारी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन पे विचार करिएगा। 3x की 2 + 1 + 4x के शून्यक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको क्यों लिया मैंने क्वेश्चन को कि ये थोड़ा आगे पीछे है, यहाँ x की 2 की टर्म के बाद कांस्टेंट दे दिया, जबकि ये होना चाहिए था। तो हम इनको अरेंज कर लेंगे। 3x की 2 के बाद मैं पहले लिखूंगी 4x, फिर मैं 1 को पीछे ले जाऊंगी और बराबर है 0। अब मैं इसको तोड़ूंगी तो 3 एकम 3 आना चाहिए, जोड़ो तो 4 आए, तो 3 और 1 4, तो 3x जमा x जमा 1 बराबर है 0। लघुत्तम कॉमन ले लेना, 3x x जमा 1, 1 कॉमन ले लिया x जमा 1, ये तो 8वीं से करते आ रहे हैं हम गुणनखंड। तो 3x जमा 1 ब्रैकेट x जमा 1 बराबर है 0। इसको 0 रखोगे x की वैल्यू आएगी -1/3, इसको 0 रखोगे x की वैल्यू आएगी -1, और ये 2 शून्यक आ जाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी शून्यक का है, पहले इसी को देख लो। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको बराबर है 0 करा, 4 भी कॉमन और x भी, टुकड़े नहीं करने, 4 दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, तो x बाहर जमा का 2 बराबर है 0। तो एक बार तो x को 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, तो x की वैल्यू आएगी -2, ठीक है भाई। तो अब ये एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बच जाता है। ये थोड़ा सा टिपिकल लगा मुझे, ये सितंबर अगस्त के पेपर में 2021 ओपन स्कूल वाले में आया हुआ है, तो ये मैं बता दूं। यदि किसी बहुपद के शून्यक वर्गमूल 2 और 1/3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। ये शून्यक दे रखा है तो x घटा वर्गमूल 2 एक ब्रैकेट में ले लो और x घटा 1/3 दूसरी ब्रैकेट में, और इनको गुणा करके हल कर दो, द्विघात बहुपद आ जाएगा।
x की 2, ये आसान पड़ेगा, x को इससे करो -1/3x, √2 को इससे करो -√2x और इसको इससे करो तो जमा वर्गमूल 2/3, ये आपका आ जाता है। 3 से आप भाग, पहले इसको अरेंज कर लो, ये बना x की 2, इन दोनों में से x कॉमन लिया, 3 लघुत्तम लिया तो ये बना 1 जमा 3 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2/3। 3 से जब आप गुणा करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये 3 हट जाएगा और ये हट जाएगा और आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि अगर शून्यक दे रखे हैं तो उनका जोड़ निकाल लो, लेकिन यहाँ वो थोड़ा मुश्किल पड़ने वाला है क्योंकि जोड़ बनेगा ये और प्रोडक्ट बनेगी ये, ठीक है। आपका बहुपद बनेगा x की 2 घटा sx जमा p, तो ये sx तो आपका हो गया वर्गमूल 2 जमा 1/3 के ब्रैकेट में x, और p का मतलब हो गया वर्गमूल 2/3। सब में 3 लघुत्तम ले दो और 3 हटा देना, 3 यहाँ चला गया, 3x की 2, 3 से इसको करो 3 वर्गमूल 2, 3 से 3 कट गया 1, ब्रैकेट में रखना x, 3 से 3 कट गया वर्गमूल 2। अगले स्टेप में नीचे से 3 को आपने हटा देना है तो ये आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन अगस्त में आया था जिसमें बहुपद के शून्यक 1 और 1 दे रखे थे, ये बहुत आसान है। क्यों? सम कितना हो गया 1 जमा 1 2, प्रोडक्ट कितनी हो गई 1, बहुपद क्या बन गया x की 2 घटा sx जमा p, x की 2 घटा 2x जमा 1, ये आ जाएगा। देखिए बेटा मैं क्लियर कर दूं, 1 नंबर में एग्जामिनर को सॉल्यूशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आपने वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, कहीं आपका आंसर ठीक और आप सॉल्यूशन गलत कराओ, आप सिर्फ आंसर लिख के आएँ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चैप्टर 1 और 2 का मैंने अपनी तरफ से द बेस्ट रिवीजन करा दिया है। अगर आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले तो ये 1 घंटे का भी लेक्चर नहीं है और इसको थोड़ा आप स्पीड अप करके भी देख सकते हो। इसके साथ साथ 1 घंटा आप इन दोनों लेक्चर्स के, इन दोनों चैप्टर्स के MCQ पे लगाते हो तो 2 घंटे में, 2 से भी कम घंटे में आपका 6 नंबर का MCQ इजीली तैयार हो जाता है। अगर मेरे लेक्चर आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।